प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में ही लोगों के बीच संबोधित करते हुए जय विज्ञान जय अनुसंधान का ये नया नारा दिया है। हालांकि इस बीच आपको ये बता दें, इसरो मुख्यालय अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जाने वाले हैं और उन्होंने इस संबोधन के दौरान भी इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से सीधा दिल्ली रवाना होने की बजाय वो बेंगलुरु आए और उस बीच बेंगलुरु में सुबह सुबह लोगों की मौजूदगी और उनका उत्साह देखकर भी वो खुश हैं। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि वो उत्सुक है क्योंकि अब से थोड़ी देर में वो उन वैज्ञानिकों के बीच मौजूद होंगे जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है और देश के इन्हीं चंद्रवीरों के साथ उनकी बातचीत आगे भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सुनिए किस तरीके से बेंगलुरु में इस खास मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये उत्सुकता जाहिर की कि वो इसरो में जाकर वैज्ञानिकों से अब से थोड़ी देर में मुलाकात करने वाले हैं। जय जवान जय जवान। अब आगे मैं एक और कह रहा हूं, मैं कहूंगा जय विज्ञान, आप कहेंगे जय अनुसंधान। जय विज्ञान जय विज्ञान जय विज्ञान। और चलिए पीयूष का रुख करते हैं। पीयूष, जय किसान जय जवान के साथ साथ ये लाइन देना जय विज्ञान जय अनुसंधान अपने आप में बहुत कुछ कह गए प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे अहम बात यह है कि वो विदेश से सीधे बेंगलुरु आए और अब इसरो जाकर के वैज्ञानिकों का सीधे तौर पर उत्साहवर्धन करेंगे और उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि अगले जो मिशन हैं उनको सटीक तरीके से, जिस तरह से चंद्रयान को सफल बनाया है, अगले आदित्य L1 मिशन को और फिर उसके बाद गगनयान को भी वो उसी तरह से सफल बनाएं। रहा सवाल जो प्रधानमंत्री ने नया नारा दिया जय विज्ञान जय अनुसंधान, इसकी वजह यह है कि वैज्ञानिकों ने सीधे तौर पर हर एक भारतीय को यह एहसास दिला दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सबके सामने कमजोर नहीं है। मुझे हमें हर बार इसरो की मॉक्स की अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाते रहे, वहां अंदर से जानकारी भी देते रहे और दुनिया के सामने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब अगले मिशन जहां सूर्य के अध्ययन की बात प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने रखी है, क्या आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात के बाद इस मिशन की लॉन्चिंग को लेकर भी बड़ी खबर हमारे सामने आज हो? कैसी तैयारी है इसरो के वैज्ञानिकों की, क्या खबर आपके पास? बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे अहम बात यह है कि जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग कंप्लीट हो गई थी उसके बाद इसरो चीफ ने ये हम लोगों को जानकारी दी थी कि हमारा जो मिशन आदित्य L1 है वो उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, लॉन्च डेट तय होनी है। ये माना जा रहा है कि 2 सितंबर इसका लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि ये संभावना अब बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनसे मिलें और बाकी टीम से मिलें उसके बाद इस डेट पर मुहर लग जाए और या फिर जो चंद्रयान 3 का रोवर वहां पर काम कर रहा है उसके जो 14 दिन है वो कंप्लीट होने से पहले ही आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण कर दिया जाए, जो कि सूरज और पृथ्वी के बीच एक कक्षा में जाकर के स्थापित होगा और फिर वहां से पराबैंगनी किरणें और उसके जो परिवर्तन प्रकाश के होते हमारे हैं, साथ प्रोफेसर साहब मौजूद है। पीयूष, मुझे लगता है इस बारे में और अच्छे से हमें सरल शब्दों में भी वो समझा पाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब ये तो हम जानते हैं कि सूर्य को जानने के लिए दुनिया भर में ही, बात करें अमेरिका की, जर्मनी की या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कुल ऐसे 22 मिशन हैं जो फिलहाल एक्टिव हो चुके हैं सूर्य का अध्ययन करने के लिए। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों की तैयारी इसको देखते हुए कैसी नजर आ रही है? क्योंकि यही वजह है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं, जहां इसी स्पेस में भारत की उपलब्धता के बारे में प्रधानमंत्री बार बार जिक्र करते हैं कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ चुका है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैज्ञानिकों के साथ उनकी इसको लेकर खास बातचीत आज? जी देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो इसरो ने महारत हासिल की है और उसमें जो हमारे लगातार जो सफल मिशन होते जा रहे हैं उसमें जो अगला आदित्य L1 है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम अगर आप देखें तो आदित्य यानी सूर्य और L1 यानी कि एक लेग्रांज बिंदु होता है जो कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य में होता है और वहाँ पर वो सैटेलाइट लगभग बराबर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है जिससे कि वो स्थिर अवस्था में रहता है। जो आदित्य L1 का मुख्य लक्ष्य वो ये है कि जो
सूर्य की जो सरफेस होती है, सतह होती है, उसका तापमान लगभग 6000 केल्विन होता है, जबकि उसका जो बाहरी वातावरण होता है उसमें 10 लाख केल्विन से अधिक टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है? तो उसका एक प्रमुख कारण ये माना जाता है कि जो सूर्य से जो आवेशित कण निकलते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और वो पार्टिकल एक्सेलरेशन के कारण उसका वातावरण का टेम्परेचर जो है वो 10 लाख केल्विन टेम्परेचर हो जाता है। तो इसको आदित्य L1 के द्वारा मापन करना ये एक महत्वपूर्ण। और प्रोफेसर साहब, मैं चाहूंगा आप लगे हाथ ये भी बता दें, जो अगले साल यानी 2024 में प्लान किया गया है गगनयान, और ये भारत का पहला ऐसा मैन्ड मिशन होगा अंतरिक्ष का, जो अंतरिक्ष की अब तक की सबसे ज्यादा गहराइयों में जाएगा, जो भारत का होगा जी। तो इसके बारे में आप बताइए, ये कितना अहम होने वाला है और ये भारत के लिए, फ्यूचर की मिशंस के लिए कैसे आयाम को, डायनेमिक्स को खोलता हुआ नजर आएगा? देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी को अगर हम स्पेस टूरिज्म में कन्वर्ट करें तो एक बहुत बड़ा मार्केट खुल जाता है। तो गगनयान जो है हमारा, जो कि मेन मिशन होगा पहला, वो इसी दिशा में एक पहला मिशन होगा जिसमें कि हम स्पेस में पहली बार जो है मानव सहित एक लंबी दूरी पर एक मिशन को भेजेंगे, जहां से वो स्पेस में से पूरे जो हमारे पृथ्वी है या जो बाकी ग्रह उसका स्थिति और वो देख सकेगा। तो गगनयान जो है वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण। नहीं, लेकिन देखिए प्रोफेसर साहब, एक कंफ्यूजन ये है, देखिए राकेश शर्मा जब गए थे तो उससे कितना अलग होगा, वो भी तो अंतरिक्ष गए थे, वहां की यात्रा करके आए थे। देखिए, राकेश शर्मा जी जब स्पेस में गए थे तो वो जो दूरी थी पृथ्वी से, वो गगनयान जो दूरी तय करेगा उससे काफी कम थी। यानी कि हम जो बाहरी वातावरण है पृथ्वी को और बाहर और दूर से अच्छी तरह से, पूरी तरह से देख पाएंगे। और जो स्पेस की और जो वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं वो भी करने के लिए नई दिशा में, चूंकि अगर हम जर्मनी देखें या यूरोप देखें तो उनकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी में इस तरह के स्पेस मिशन लॉन्च कर रखे जहाँ से वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो गगनयान के थ्रू हमारा ये है कि स्पेस में हमारी लेबोरेटरी बना पाए और वहाँ से ही इन प्लैनेट्स को स्टडी कर पाए, ये एक इसका महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य रहेगा।